हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं मूल अधिकार, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि भाग 3 में है। तो आज हम लोग 12 से 35 सारे हम लोग अनुच्छेद देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हमारा जो संविधान है ना, ये सारे संविधान में से थोड़ा ना थोड़ा कुछ कुछ लिया गया है, हमारे संविधान में डाला गया है। तो देखिए, उसी तरह मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है एवं मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसको अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा और मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19(1) F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब कि पहले हम लोग को मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, क्योंकि एक अधिकार हट गया है जो कि संपत्ति का अधिकार था, तो वो 19(1) और 19(1) में F में था। तो ये मौलिक अधिकार था, तो इसको हटाकर अब क्या कर दिया गया है? कानून अधिकार कर दिया गया है। तो देखिए, हम लोग पहला अधिकार देखते हैं, समता या समानता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होगा। तो देखिए, अनुच्छेद 14 में बताया है कि विधि के समक्ष समता, मतलब राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा एवं एक समान रूप से लागू करेगा। मतलब कि हमारा देश में जो कोई भी कानून चलेगा वो सबके लिए समान होगा। ये नहीं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री है या फिर कोई छोटा गरीब व्यक्ति है, सबको अलग अलग कानून नहीं होगा, सबके लिए एक ही कानून होगा। ठीक है, अगर कोई कुछ गलती करता है तो जो शिक्षा लिखी गई है, जो उसको पनिश करना है, वो प्रधानमंत्री को भी किया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ने कोई गलती की या कोई छोटा व्यक्ति, उसको भी वही सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर विधि के समक्ष समता ही होगी। और अनुच्छेद 15 में बताया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब आप लोगों को ये भेदभाव नहीं करना है कि ये व्यक्ति इस धर्म का है या फिर इस जाति का है या फिर इसका जन्म स्थान ये है, तो हम लोग इसके आधार पर इससे भेदभाव करें, तो भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 16 में बताया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए किसी भी काम में। जैसे कि देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। मतलब कि देखिए, अगर कोई भी नियुक्ति हो रही है किसी पद के लिए, तो सबको समान अधिकार मिलेगा, सब कोई उसके लिए आगे जा सकता है। ठीक है, और उसमें अपवाद ये है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को कुछ सीटें रिजर्व करके रखी जाती हैं। तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर कोई अस्पृश्यता करता है, जैसे कि ये छोटे जात का है, तो मुझे इससे बात नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, तो ऐसा कोई करेगा तो इसके लिए आपको पनिशमेंट हो सकती है। और अनुच्छेद 18 में बताया है कि उपाधियों का अंत, मतलब यहाँ पर आप लोग अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हैं, जैसे पहले के ज़माने में लगाया करते थे, शाहजहाँ या फिर कुछ भी लगाते थे। तो वैसा आप लोगों को कुछ भी नहीं लगाना है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड कोई उपाधि लगा लीजिए, जैसे कि डॉक्टर है, एडवोकेट है, ये सब लगा लीजिए, लेकिन वो सब आप नहीं लगा सकते हैं। और अगर आप लोगों को दूसरे देश से अगर कोई उपाधि मिल रही है, तो आप लोग यहाँ की सरकार, मतलब यहाँ के राष्ट्रपति से बिना पूछे आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से हमने 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार देखा है। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 19 में बताया है कि इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताओं के अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 19A में बोला है कि बोलने की स्वतंत्रता है, मतलब आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोई रोक नहीं सकता है कि आप ये मत बोलिए, वो मत बोलिए। ठीक है, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसी कुछ चीज़ ना बोल दो कि जिससे लोगों को परेशानी हो। ओके, तो आप लोग को
अनुच्छेद अब 19 बी में देखिए, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों को कोई सभा बुलानी है, बुला लीजिए, लेकिन वहाँ पर शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियार का होना चाहिए। अनुच्छेद 19 सी में बताया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी एक असेंबली बना लीजिए या फिर कोई एक संघ बना लीजिए, उसकी भी आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 डी में बताया है कि देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता है। आप अपने देश में कहीं भी घूमिए, कहीं भी जाइए, लेकिन आप लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 ई में है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप देश के कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, किसी भी स्टेट में रहिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ के स्टेट के कोई कोई लोग आपको कुछ नहीं बोलेगा। अनुच्छेद ई के बाद एफ है ना, तो अनुच्छेद 19 एफ जो है वहाँ पे संपत्ति का अधिकार था, जो कि हट गया है। और 19 जी में क्या है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप कोई भी नौकरी कीजिए, कोई भी व्यापार कीजिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। तो देखा आपने, 19 में हम लोगों ने 6 अधिकार देखे और इसी में आता है अनुच्छेद 20, जिसमें कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यहाँ पर 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अगर कोई अपराधी है तो उसने कोई कोई क्राइम किया है, तो उसको उसी क्राइम के लिए फिर से आप सजा नहीं दे सकते, वो उसकी सजा काट चुका है। दूसरा है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। मतलब कि अगर उसने जब क्राइम किया था उस वक्त उसकी सजा थी 1 साल, लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि वो कानून बदल गया और उसकी सज़ा हो गई 2 साल। तो ऐसा नहीं होगा कि उसको 2 साल जेल में रखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, उसको 1 साल ही जेल में रखा जाएगा। तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर उसने क्राइम किया है, नहीं किया है, लेकिन उसको खुद के खिलाफ वो गवाही नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार देखे स्वतंत्रता के, जो कि अपराधी के लिए है। अगला है हमारा अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 ये है कि हमें जीने का अधिकार है, हमसे जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, हमें पूरा फ्रीडम है जीने का, ठीक है। आप कैसे भी जी सकते हैं। अनुच्छेद 21 क में बताया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को विधि द्वारा प्रावधान करके निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि सबको शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। मतलब 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, तो उनको पढ़ाई करनी ही है। अब देखिए अनुच्छेद 22 में बताया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है, नहीं किया है तो बात की बात है, लेकिन फिर भी उसको हिरासत में लिया गया है, तो क्या करना होगा कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर पुलिस उसको हिरासत में ले ली है तो पुलिस को उसका कारण बताना होगा उसको, और 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो देखिए 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना होगा कि जज के सामने पेश करना होगा और बताना होगा कि उसने हिरासत में क्यों लिया था, और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होता है। और जो कोई भी जिसको हिरासत में लिया गया है वो अपने वकील से बात कर सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक देख लिया है। अब देखिए हमारा तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 23 में बताया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी एवं जबरदस्ती से लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है एवं इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसका दुर्व्यापार नहीं करना है और उसको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराना है। अगर वो मना कर रहा है कोई काम करने के लिए तो आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, उसको दंड मिल सकता है जो ऐसा काम करा रहा है। अनुच्छेद 24 में बताया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये बताया है कि 14 साल के नीचे अगर कोई बच्चा है तो उसको कारखाना में कहीं पे भी उसको रखना नहीं है, ठीक है? तो उसको काम नहीं कराना है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि शिक्षा हो सकती है। अगला हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया है अनुच्छेद 25। इसमें आप लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में बताया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, पोषण करना, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार है। मतलब कि अनुच्छेद 26 में ये बताया गया है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई भी संस्था हो, उसकी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर संपत्ति को अर्जन कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 27 में बताया है कि राज्य किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि आप कोई भी टैक्स नहीं दे सकते, आप लोगों को कोई भी टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप कोई विशेष धर्म के लिए आप ऐसा टैक्स दीजिए या फिर ये कीजिए वो कीजिए, ठीक है? देखिए इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई आप धार्मिक कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टैक्स नहीं देना होगा सरकार को। अगर कोई मंदिर है तो यहाँ पर आप लोग को टैक्स नहीं देना है सरकार को। अनुच्छेद 28 में ये बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी स्कूल हो जहाँ पर या फिर कोई संस्थान हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक ही धर्म के बारे में बताया जाए, धार्मिक शिक्षा दी जाए, ठीक है? वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके लिए समान होगा। ओके, तो यहाँ पर कोई बाध्य नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई धर्म का उपदेश सुनना होगा। तो यहाँ तक हमने 26 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया है। अब देखिए हमारा अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में बताया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कोई भी सरकारी शैक्षिक संस्था है ना, वहाँ पर कोई रोक नहीं सकता है कि आपकी भाषा ये है, आपकी जात वो है, धर्म आपका ऐसा है। ऐसा करके कहीं पे भी एडमिशन करने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 में बताया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी। यहाँ पर यह है कि शिक्षा संस्थान किसी को चलाना है तो अगर वो अल्पसंख्यक वर्ग है तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान वो चला सकता है, वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने 5 अधिकार देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए हमारे अधिकार तो हमें मिल गए, लेकिन अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा तो हमें क्या-क्या अधिकार और मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अगर कभी भी कोई भी आपका मूल अधिकार हो, उसका उल्लंघन हुआ तो आप लोग क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें से पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, उसके बाद है उत्प्रेषण और लास्ट है हमारा
अधिकार पृच्छालेख। तो देखिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें इसको इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहते हैं। तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों का विचार कर सके। मतलब यहाँ पर कि ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बंदी बनाया गया है तो उसके पास यह अधिकार है कि वो उस पुलिस को बोल सकता है कि आपने मुझे क्यों बंदी बनाया है। और उसके घर वाले क्या कह सकते हैं, उस पुलिस वाले को बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है कि न्यायालय में जा सकते हैं और वहाँ पर वो लोग अपना अधिकार के बारे में बता सकते हैं कि ज़बरदस्ती उसको पकड़ा गया है। तो वहाँ पर क्या करेंगे कि वो जज बोलेंगे कि मुझे इतने समय के अंदर इस व्यक्ति को मेरे सामने दूसरा है हमारा परमादेश मैंडामस। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इसके द्वारा पदाधिकारी कोष के कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, वहाँ पर आप जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई ऑफिस है, वहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, मतलब अपना कर्तव्य ठीक से नहीं पार कर रहा है, तो आप लोग उसके खिलाफ रीट जारी कर सकते हो। इसको रीट कहा जाता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। ये जो 5 रीट होते हैं, तो उसके खिलाफ आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो न्यायालय में। तो न्यायालय क्या करेगा, रीट भेजेगा उसको परमादेश का कि आप ठीक से काम करो, नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीसरा है प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है कि संबंधित मामले में अपना यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहाँ पर यह होता है कि जो ऊपर के कोर्ट होते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, तो वो ये रीट किसको देगा, उच्च न्यायालय को देगा, ठीक है। और उच्च न्यायालय रीट किसको देगा, उसके नीचे जो कोई भी ऑफिसर्स है उनको देगा, या फिर उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने नीचे के लोगों को देगा, ठीक है। मतलब ये प्रतिषेध प्रोहिबिशन वाला होता है कि आप रोक दो, कोई काम प्रोहिबिट कर दो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ये रीट भेजा जाता है। रीट मतलब वही सूचना होता है, ठीक है ना, आज्ञा पत्र होता है जिसको मानना होता है। और उत्प्रेषण मतलब सर्टरी, इसको क्या कहते हैं कि इस रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। मतलब कि यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई छोटा न्यायालय है, उससे कोई केस हैंडल नहीं हो रहा है, ये मुकदमा नहीं चल पा रहा है, तो क्या करें, उसको लंबा ना खींचे, उसको ऊपर के कोर्ट को भेज दे, ठीक है, ताकि वहाँ पर जल्दी से जल्दी उसका जजमेंट निकल जाए। पांचवा हमारा अधिकार पृच्छा लेख क्यो वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्याय अधिकार पृच्छा रीट के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार का कार्य कर रहा है, और जब इस वक्त बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो वह कार्य नहीं कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर क्यो वारंटो ये रीट कब दिया जाता है, जब कोई सरकारी ऑफिस है, वहाँ पर कोई ऑफिसर है, तो उसकी क्षमता नहीं है वहाँ काम करने की, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो बैठा है, तो वहाँ पर उसको ये रीट भेजा जा सकता है। मतलब आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर उसकी रिटायरमेंट एज 60 है, लेकिन वो फिर भी 62 होकर भी वहाँ पर वो बैठा है, तो उसकी क्षमता नहीं है ना वहाँ पर बैठने की, लेकिन फिर भी वो बैठा है, तो ये क्या हुआ, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको क्यो वारंटो आदेश भेजेगा और बोलेगा कि आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आप पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर आप दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि उस पद के लिए स्पेसिफिक कोई डिग्री चाहिए और उसके पास वो डिग्री नहीं है, तब उसको अधिकार पृच्छा भेजा जाएगा, ठीक है, आदेश भेजा जाएगा, तब उसको आगे कार्रवाई की जाएगी अगर फिर भी वो नहीं सुनेगा तो देखिए अब उन अनुच्छेद 33, 34 और 35 में क्या बताया गया, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा यहाँ पर 33, 34 और 35 को।
तो देखिए इस तरह से हमने 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार देख लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।